मेरा नाम मिंगशू है। मैं इंटर्न जॉब कर रही हूँ और मैं एक राइटर भी हूँ। सुबह से शाम तक मैं काम करती रहती हूँ ताकि पैसे कमा सकूँ। मुझे लव फैंटेसी भी काफ़ी पसंद है। हर रात मेरे ख्वाबों में मेरा राजकुमार आता है और सुबह को चला जाता है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे मिलता नहीं और जो मिलता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। अजीब किस्मत है मेरी। अरे नहीं, इसका तो एक्सीडेंट हो गया। इसकी साइकिल तो कार से टकरा गई। ओवर थिंकिंग का नतीजा। हैंडसम बॉय कार से उतर के पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मेरी स्कूटी तो तुमने तोड़ डाली। बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके मैंने ली थी। वो कहता है कि मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, मैं अपने मैनेजर को तुम्हारे पास भेजता हूँ। वो कहती है कि नहीं, अगर तुम भाग निकले तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। बस तुम मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस दे दो, फिर भले दफा हो जाओ। वो कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है। वो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दो। वो उसे पैसे ट्रांसफर करता है। मिंगशू खुश हो के कहने लगती है कि हैंडसम, अगर दोबारा मौका मिले तो फिर से जरूर टकराना। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि मिंगशू की मॉम काफ़ी बीमार है। अगर जल्दी से उनकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। इसी वजह से मिंगशू काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। 5 लाख रुपए जमा करना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम CEO लू चैंग को स्टाइलिश वे में ऑफिस जाते हुए देखते हैं। अरे ये तो वही कार वाला बंदा है। तभी मिंगशू उसे धक्का देते हुए अपने रास्ते चल देती है। लू चैंग पूछने लगता है कि ये बदतमीज लड़की कौन है। उसके लोग बताते हैं कि बॉस ये न्यू इंटर्न है। लू चैंग इस बात को इग्नोर करके मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है, पर दूसरी तरफ हम मिंगशू को मीटिंग रूम में देखते हैं। ये लड़की तो CEO के सीट पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे CEO और सभी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स आ पहुँचते हैं। लू चैंग को देख मिंगशू घबरा सी जाती है और इसी कश्मकश में वो सारी कॉफी लू चैंग के कपड़ों पे गिरा देती है। गलती का एहसास होते ही वो कहने लगती है कि सॉरी मुझे माफ कर दे, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सभी लोग हैरान होके देखने लगते हैं। लू चैंग को याद आ गया, ये तो वही स्कूटी वाली लड़की है। मिंगशू सोचने लगती है कि हाय, मुझे मेरा प्रिंस मिल गया। अब मेरे सारे अधूरे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। मीटिंग एंड होने के बाद लू चैंग मिंगशू से कहता है कि ओए लड़की, तुम मेरे पीछे आओ। वो उसे अपने ऑफिस ले जाता है और पूछने लगता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। वो कहती है कि हाँ, पर क्या तुम वाकई में मेरे बॉस हो? वो कहता है कि नहीं, मैं किराए का बॉस हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ पे काम करने आया हूँ। सुन लड़की, ये ऑफिस है, कोई थिएटर नहीं। तुमने मेरी बेल्ट खराब कर दी है, इसे ले जा और धुलवा के ला। अब जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो जाती है, फिर से वापस आती है। लू चैंग उससे कहता है कि मेरा ये ट्राउजर भी धुलवा के लाना। वो कहती है कि तेरी बहुत सुन ली, अब कुछ मेरी भी सुन ले। तुम्हारी वजह से जो मुझे ये चोट लगी है उसका हिसाब कौन देगा? क्या मैं तुम पे केस कर दूं? वो कहता है कि नहीं, आज के बाद संभल के रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, अपना काम करो। उसके बाद लू चैंग को घर से इमरजेंसी कॉल आती है। दरअसल बात यह है कि उसकी बहन काफ़ी टाइम से बीमार है। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे हर रोज़ डरावने सपने आते हैं। क्या मैं भी मॉम डैड की तरह मर जाऊंगी? वो कहता है कि नहीं बहना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बीमारी काबिले इलाज है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। वो कहती है कि मैं भी कितनी बुरी हूँ ना, मैंने अपने भाई को परेशान कर रखा है। तुम अपना सारा काम छोड़ के मुझे देखने आ जाते हो। वो कहता है कि बेवकूफ़, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी सिस्टर हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। अब ज़्यादा मत सोचो, आराम करो। बाद में डॉक्टर लू चैंग को बताता है कि तुम्हारी बहन की कंडीशन सही नहीं है, हमें सर्जरी करनी होगी। वो कहता है कि तो फिर करो ना, देर किस बात की है? डॉक्टर कहता है कि
मसला ये है कि उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। हमें वो चाहिए, नहीं तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं अभी से ही अपने बंदों को इसी काम पे लगा देता हूँ। होपफुली कोई ना कोई डोनर ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको पता चले तो मुझे बता देना। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगशू को उसके कलीग्स बताने लगते हैं कि बॉस को RH नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। क्या तुम्हें ये बात पता है? ये सुन मिंगशू सोचने लगती है कि ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? इसी दौरान मिंगशू के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब मिंगशू होश में आती है तो लू चैंग उससे पूछने लगता है कि लड़की, तुम मेरा ट्राउज़र क्यों नहीं धुलवा के लाई? अब इन्हें कौन वॉश करेगा? वो कहती है कि मैं, और कौन, खुशबूदार डिटर्जेंट लगा के वॉश करके आपको वापस दूंगी। वो कहता है कि मेरे कपड़े कीमती हैं, तुम खुद को बेच दोगी तब भी इनके पैसे नहीं चुका पाओगी। वो कहती है कि अब आप बस भी कर दो, मैं अभी अभी तो होश में आई हूँ, आप मुझे दोबारा से बेहोश करना चाहते हो क्या? वो कहता है कि निकलो यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल नहीं। आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना, समझी? मिंगशू के जाने के बाद लू चैंग को ग्रैंडमा की कॉल आती है। वो उसे घर आने को बोलती है। जब लू चैंग घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि बेटा, मैंने एक लड़की ढूंढ ली है, वो अपना ब्लड देने को तैयार हो गई है। वो कहता है कि ठीक है, आप उसे यहाँ पे बुलाइए। कुछ देर बाद मिंगशू वहाँ पे आ पहुँचती है। इसे देख लू चैंग थोड़ा हैरान होता है। मिंगशू उससे कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, तो अब तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? बड़े बेशर्म हो तुम। ग्रैंडमा लू चैंग से कहती है कि तुम अभी के अभी इसे सॉरी बोलो। वो कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, ये यहाँ पे क्या करने आई है? ग्रैंडमा कहती है कि चुप करो, याओ याओ की जिंदगी अब यही लड़की बचा सकती है, तुम इसके साथ अच्छे से पेश आओ। अब मैं जाके इसके लिए कुछ स्पेशल बना के लाती हूँ। उसके बाद जब मिंगशू की नज़र लू चैंग के शर्ट पे बने डिज़ाइन पे पड़ती है तो वो हंसने लगती है। वो पूछता है कि किस खुशी में दांत निकाल रही हो? वो कहती है कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें ये शर्ट बाय करके दी है? वो कहता है कि मैं जो मर्जी पहनूं, तुम्हें क्या? वो कहती है कि मेरी बात गौर से सुन, मैं तुम लोगों की ब्लड बैंक हूँ, सो आज से तुम मुझे छेड़ना मत और ना ही मेरी इंसल्ट करना। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं अपना ब्लड नहीं दूंगी, समझे? वो कहता है कि ठीक है, ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें 10 लाख रुपए हैं, अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। अब तुम अपना ब्लड टाइम पे देने आना, भाग मत जाना, समझी? मिंगशू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसे अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे मिल गए। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी। उसके बाद ड्रामे में सेकंड में लीड की एंट्री होती है जिसका नाम शू भाव है। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़का लू चैंग का कज़न भी है। मिंगशू और ये स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मिंगशू उससे मिलती है तो पूछने लगती है कि 2 साल बाद अचानक से मिलने आए हो, कहाँ पे मर गए थे? वो कहता है कि मैं अब्रॉड में था, तुम्हारी याद आ गई सो तुम्हें देखने आ गया और इसी बहाने मैं ग्रैंड माँ से भी मिल लूँगा। चलो अब कार में बैठो, बाकी की बातें रेस्टोरेंट में करेंगे। जब लू चैंग इन दोनों को एक साथ देखता है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। फिर क्या, ये अपने बंदों को मिंगशू की जासूसी पे लगा देता है। शू भाव और मिंगशू रेस्टोरेंट पहुंच गए। वो उससे कहता है कि जब हम स्कूल में थे ये मीट बॉल्स हमें काफ़ी पसंद थे। वो कहती है कि हाँ, पर अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। तभी शू भाव को ग्रैंडमा की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि बेटा, तुमने लड़की ढूंढ ली ना, अब उसे डिनर पे ले आओ। कॉल कट करने के बाद ग्रैंडमा लू चैंग से कहती है कि तुम्हारे कज़न ने लड़की ढूंढ ली और एक तुम हो जो अभी तक कंवारे बने फिर रहे हो। जल्दी से तुम भी कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लो ताकि मैं उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर सकूं। वो कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, अभी मेरा फोकस अपने करियर पर है। वो कहती है कि
हाय हाय, तुम फिर से शुरू हो गए। तौबा तौबा, मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ घर ड्रॉप करने के बाद शुभाओ मिंगशू से कहता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, फालतू बातें मत करो, अब तुम यहाँ से निकलो। इसके जाते ही मिंगशू सोचने लगती है कि ये लड़का तो मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं है, मैं तो शुरू से ही उसे अपने भाई जैसा समझती आई हूँ, मैं भला उसे कैसे लाइक कर सकती हूँ। लो जी, आ गया लू चैंग। वो मिंगशू से कहता है कि आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी से नहीं मिलोगी, मैं ये अपनी सिस्टर की सेफ्टी की वजह से कर रहा हूँ। वो कहती है कि तेरे पैसे मैं तुझे लौटा दूंगी, और हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे कंडीशंस पे नहीं जी सकती, मैं जिससे मिलूँ तुम्हें क्या, अब मैं जा रही हूँ, तुम भी दफ़ा हो जाओ। जब वो जाने लगती है तो तभी लू चैंग उसे रोकता है और कहने लगता है कि रास्ते में मुझे ये फूल दिख गए, सो मैंने बाय कर लिए, इन्हें पकड़ो, अब मैं चलता हूँ, बाय। वो कहती है कि ओए, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जाओ, पागल। नेक्स्ट मॉर्निंग शुभाओ फिर से मिंगशू से मिलने आता है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इस फ्राइडे को फ्री हो, हम साथ में डिनर करेंगे। ये सुन मिंगशू को याद आता है कि लू चैंग ने भी इसे फ्राइडे को अपने घर पे इनवाइट कर रखा है। वो शुभाओ से कहती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं होंगी। वो कहता है कि ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर मिंगशू हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने जाती है। अच्छी बात यह है कि अब इनकी सर्जरी जल्दी ही हो जाएगी, जिसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फ्राइडे को मिंगशू लू चैंग के साथ उसके घर जाती है, पर जब वो वहाँ पे शुभाओ को देखती है तो हैरान रह जाती है। अब जाके इसे पता चला कि ये दोनों कजन्स हैं। खैर, शुभाओ मिंगशू के साथ फ्री होके बातें करने लगता है। ये देख लू चैंग थोड़ा जेलस होने लगता है और खाना भी नहीं खा पाता। डिनर के बाद लू चैंग मिंगशू को घर ड्रॉप करने जाता है। वहाँ पे वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा और शुभाओ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगा। वो कहती है कि कुछ खास नहीं, वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे अपने हर एम्प्लॉय की फिक्र रहती है, तुम ये बात नहीं समझोगी, अब जाके आराम करो, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगशू लू चैंग के पास जाके उसे कहने लगती है कि ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, हमारी डील कैंसिल हुई, तुमने तो मुझे स्लेव बना रखा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा, तुम मेरे कज़न को पसंद करने लगी हो, तभी मुझसे दूर जा रही हो। वो कहती है कि ये झूठा इल्ज़ाम तुम मुझ पे मत लगाओ, और हाँ, मैं टाइम पे ब्लड देने आया करूँगी, मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ, अब मैं चलती हूँ, बाय। बाद में मिंगशू सोचती है कि मैंने जो किया ठीक किया, अब उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। रात को जब मिंगशू घर वापस आती है तो वो वहाँ पे शुभाओ को देखती है। इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही, इसने पी जो रखी है। मिंगशू उसे घर के अंदर ले जाती है। ये दर्दनाक नज़ारा देख लू चैंग का दिल टूट सा जाता है और वो वापस चला जाता है। शुभाओ अपने फीलिंग्स मिंगशू को बताने लगता है, पर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुन वो पूछता है कि क्या तुम मेरे कज़न से प्यार करती हो। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे ज़बरदस्ती अब्रॉड भेज दिया। इन सब से भी इसका दिल नहीं भरा तो वो अब मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। बाद में हम मिंगशू को काफ़ी परेशान देखते हैं। दो कज़न्स के बीच ये लड़की फंस के रह गई है। मामला गंभीर होता जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपने कज़न की वजह से लू चैंग घर के बजाय ऑफिस में ही रहने लग गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कज़न्स के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मिंगशू लू चैंग से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे काम करूँ तो बता दो, मैं अभी के अभी चली जाती हूँ। वो कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम शुभाओ की वजह से जॉब छोड़ने को भी तैयार हो गई हो। वो कहती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, तुमसे अच्छा तो वो शुभाओ है,
तुम तो काफी रूड बनते जा रहे हो, तुमसे बहस करना फजूल है, अब मैं चलती हूँ। वो कहता है कि इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जाओ पागल। मिंगशू को अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे जमा करने हैं। क्रेडिट कार्ड तो वो पहले से ही लू चैंग को वापस कर चुकी है, पर शू बाओ ने इसे एक एक्सपेंसिव पर्स गिफ्ट किया था। अब वो उसे सेल करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने एक कलीग से कहने लगती है कि तुम इसे सेल करने में मेरी हेल्प करो। ये बात सुन जेलस यांजी कहने लगती है कि छी, तुम तो बड़ी बेशरम निकली, दूसरों के दिए गिफ्ट्स को सेल करने लगी हो। ये बात सुनते ही लिन चू उसे थप्पड़ दे मारती है। ऑफिस में शोर शराबा सुनते ही लू चैंग वहीं पे आ जाता है और वो मिंगशू से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये सब करके मजा आ रहा है। यांजी कहने लगती है कि इस लड़की के ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनते ही लू चैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, अब तुम दफा हो जाओ। लू चैंग की बातों ने मिंगशू को दुखी कर दिया है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लू चैंग भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रहा। उसी दिन बोरिया बिस्तर समेटते हुए यांजी मिंगशू से कहने लगती है कि अब से तुम संभल के रहना, आज मैं जा रही हूँ तो कल तुम भी जा सकती हो, ज्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ पे नहीं टिक पाओगी, CEO खुद तुम्हें निकाल फेंकेगा। इसके जाने के फौरन बाद मिंगशू को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि तुम फौरन से यहाँ पे आ पहुँचो। वहाँ पहुँचने पे डॉक्टर उसे बताता है कि हमें तुम्हारी मॉम की सर्जरी जल्द से जल्द करना होगी, तुम पैसों का बंदोबस्त कर लो। ये सुन मिंगशू लू चैंग को कॉल मिलाती है, पर अफसोस उसका नंबर ऑफ जा रहा है। फिर वो शू बाओ को कॉल करके उसे हॉस्पिटल आने को कहती है। दूसरी तरफ जब लू चैंग को पता चलता है कि मिंगशू ऑफिस में नहीं है, तो वो एक एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि ये लड़की कहाँ पे चली गई। वो बताती है कि बॉस मिंगशू हॉस्पिटल गई हुई है। ये बात जान के लू चैंग थोड़ा सा परेशान होता है और वो उसी टाइम वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जब शू बाओ हॉस्पिटल पहुँचता है तो मिंगशू उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो, मॉम की सर्जरी के बाद मैं घर सेल करके तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी जाके फीस जमा करके आता हूँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी लू चैंग भी वहाँ पे आ पहुँचता है। इन दोनों को साथ देख फिर से वो दुखी होता है। अब लू चैंग को यकीन होता जा रहा है कि मिंगशू उससे नहीं बल्कि शू बाओ से प्यार करती है। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।